नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली खबर होगी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि झुग्गियों का कायाकल्प देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं जो लोग झुग्गी में रहते थे और जिनका सपना है कि अपना घर एक होना चाहिए, उन सभी का सपना आज साकार होता नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन फ्लैटों की चाबी सौंपते हुए नजर आएंगे। विस्तार से खबर बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख होगी खबर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से जुड़ी, जहां पर जो वादा किया गया आखिर वो वादा कैसे पूरा नहीं किया जा रहा सत्ता सरकार की तरफ से, वो आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो होगी तालिबान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तान का जो गुरूर है वो तालिबान ने तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही हैं। अब क्या कुछ कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के पीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। तो ये तीन प्रमुख खबरें होंगी और इन तीन प्रमुख खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ। आज नए साल का तीसरा दिन है और आज दिल्ली में कई लोगों को उनके सपनों का घर मिलने वाला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें खास तौर पर दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान दिया जाएगा और आज ये वादा पूरा करते हुए पीएम नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नया साल बहुत कुछ देने जा रहा है। इस साल में दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 नए कैंपस और एक नया कॉलेज मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसी को लेकर करेंगे बात अपने संवाददाता से। पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली वासियों को क्या कुछ बम्पर गिफ्ट आज मिलने जा रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो आज दिल्ली वासियों को बम्पर गिफ्ट मिल रहे हैं और इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे आज दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अशोक विहार में झुग्गी वासियों के लिए 1675 फ्लैट, जिनकी चाबियां आज उन लोगों को, लाभार्थियों को सौंपी जाएंगी और उनका सपना, अपने घर का जो सपना है वो साकार होगा। पात्र लाभार्थियों को ये चाबियां आज सौंपी जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार द्वारा प्रत्येक फ्लैट के निर्माण पर 25 लाख रुपए का खर्च किया गया है। आपको बता दें कि पुनर्वास परियोजना का किस तरीके से उसको किया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं। लाभार्थी द्वारा कुल राशि का 7% से भी कम का भुगतान है इसके अंदर। और ऐसे में सीधे तौर पर हर किसी का क्योंकि सपना होता है कि एक अपना घर हो और वो सपना आज साकार होगा। पात्रों द्वारा 1.42 लाख रुपए का नाम मात्र का ही योगदान दिया गया है। और लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो ये अपना घर आज उन्हें मिलने जा रहा है। 5 साल के रखरखाव के लिए 30,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो और आज ये सपना 1675 लोगों का साकार होने जा रहा है। आज उन्हें अपने सपनों का घर मिलने जा रहा है। कृतिका, निश्चित तौर पर सभी का सपना होता है कि उनके पास अपनी छत हो और उनके लिए ये सपना बहुत बड़ा हो जाता है। जो जिनकी आय काफी कम होती है या झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, वो शायद जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग इस बात को सपना ही मानते थे कि उनको कभी अपनी छत नसीब होगी। और जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये सपना पूरा करके दिखाया है। उन 1675 परिवारों को आज
फ्लैट की चाबी दी जाएगी। और हमने देखा भी कि उन्होंने इसकी खुशी बहुत जाहिर की है। तमाम मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो एक तरह से सपना ही लगता था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पूरा किया है। तो आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली को 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें व्यावसायिक परिसर है, शैक्षिक परिसर है और साथ ही साथ जहां झुग्गी जहां वही मकान जो योजना है उसके तहत 1675 लोगों को फ्लैट की चाबी मिलने जा रही है। जी शैलेंद्र, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ दिल्ली में सपनों का घर लोगों को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी को भी काफी कुछ योजनाओं की सौगात आज मिल रही है। अगर हम देखें तो डीयू के भी कई सारे काम या यूं कहें कि आधारशिला और परियोजना इसमें शामिल है। देखिए कृतिका, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए साल का सिर्फ झुग्गी वासियों का तोहफा नहीं है, ये पूरे दिल्ली वासियों को तोहफा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नया शैक्षिक परिसर हो, ये आप उसकी सौगात मिलने जा रही है। हमने देखा कि सरकारी कर्मचारी है उनको जो आवास की सुविधा है वो एक तरह से उसका एक जगह पर निर्माण हुआ है, वो फायदा मिलने जा रहा है और साथ ही साथ झुग्गी के बदले फ्लैट तो मिलने ही जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 4500 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना है, जिससे दिल्ली वासियों को ये फायदा होगा और दिल्ली को, देश की राजधानी को बेहतर से बेहतर शहर बनाने की तरफ केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा कि कल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी दिल्ली के सांसदों ने और कई प्रस्ताव उनसे अनुरोध किया था, उस पर भी काम किया जाएगा ये कहा गया। तो इस तरह से दिल्ली में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो और साथ ही साथ वहाँ के गरीबों की चिंता हो, इसको लेकर शहरी विकास मंत्रालय केंद्र का और तमाम मंत्रालय वो काम करते रहे। हम जानते हैं कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी बहुत दूर नहीं है, तो ये जो आज का कार्यक्रम है, दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं जहाँ पर जनसभा होनी है। ठीक है, चलिए फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तमिलनाडु के खनन मंत्री के आवास पर ईडी की तरफ से ये छापेमारी की गई है। वेल्लोर में राज्य के खनन मंत्री के आवास पर ये छापेमारी हुई है और इसके साथ ही मंत्री के सहयोगी जो है उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। खनन मंत्री है और उनके सहयोगी के आवास पर भी ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ही डीएमके के महासचिव भी हैं। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है ईडी की तरफ से। तमिलनाडु के वेल्लोर में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। श्रीनिवासन के घर पर भी ईडी की तरफ से छापा मारा गया है। जो मंत्री के सहयोगी हैं उनके घर पर भी छापेमारी इस वक्त की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर से ये सबसे बड़ी खबर है, जहां दुर्रई मुरुगन डीएमके के महासचिव भी हैं और इनके आवास पर ये छापेमारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में ईडी की तरफ से ये सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिला है। राज्य के खनन मंत्री हैं और उनके आवास पर ईडी की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस दौरान छापेमारी में ईडी को क्या कुछ मिलता है ये अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि आवास पर ये छापेमारी की जा रही है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली प्रमुख खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि हम बचपन से सुनते आए हैं एक मुहावरा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और ये मुहावरा अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर एकदम फिट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यों के आर्थिक हालातों को जाने बगैर चुनाव के समय तो भर भर कर वादे कर दिए जाते हैं और फिर जब सत्ता में आ जाते हैं तो मुफ्त के वादों की सियासी चादर का सच सामने आ जाता है, जैसे हिमाचल या कर्नाटक में अब दिख भी रहा है। दरअसल कर्नाटक में 5 जनवरी से बस का किराया 15% तक बढ़ने जा रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में तो मुख्यमंत्री को ही अब कहना पड़ रहा है कि हम भी बिजली के बिल पर सब्सिडी नहीं लेंगे, प्लीज जनता भी ना ले। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान तो कांग्रेस ने वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, पर यह वादा तो सरकार पूरा नहीं कर पाई, बल्कि जो 125 यूनिट फ्री पहले से जनता को मिल रही थी उसे भी छोड़ने की अपील मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इन दिनों आर्थिक बदहाली के संकट से जूझ रहा है और ऐसे में इन हालातों से उबरने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है।
फिलहाल जनता के जहन में एक ही सवाल है कि आर्थिक बदहाली में कैसे आएगी खुशहाली। इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बिजली सब्सिडी को लेकर विपक्ष किस तरह हमलावर है। तो कहीं ना कहीं मुफ्त वादों का जो सच है वो इस वक्त सामने आ चुका है और जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि हिमाचल में बिजली सब्सिडी पर अब बवाल मचा हुआ है। 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया गया था, लेकिन जो 125 जनता को मिल रही थी उसको भी छोड़ने की अपील अब कहीं ना कहीं सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमने अपनी सब्सिडी छोड़ी है, आप भी अपनी सब्सिडी को छोड़ दीजिए। जो लोग अपने घरों में मजबूत हैं उनसे अपील ये की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर इसको लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं, इस मामले को लेकर के, इस वादे को लेकर, और जनता के साथ वादा खिलाफी करने का ये बड़ा आरोप इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया गया है। सीधे तौर पर जो वादा किया गया था 300 यूनिट का, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। कहना है कि कांग्रेस ने गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल की है, क्योंकि ये गारंटियां दी गई जनता से, लोक लुभाव में वादे किए गए चुनाव के दौरान, और अब वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ये वादा किया गया था, और किस तरीके से सब्सिडी को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील सुखविंदर करते हुए नजर आए हैं। सीएम समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने अपनी जो सब्सिडी है उसे छोड़ दिया है, जो बिजली पर उन्हें सब्सिडी मिलती है। कांग्रेस ने लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा किया था, लेकिन पिछली सरकार में 125 यूनिट फ्री मिल रही थी जनता को, और अब उसे भी छोड़ने की बात कही जा रही है। बिजली सब्सिडी पर अगर हम देखें तो सालाना काफी खर्चा आता है। संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात रही हिमाचल प्रदेश की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें कर्नाटक की, तो वहां पर भी महंगाई का असर है। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में महंगाई का वार सीधे तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 5 गारंटी अब कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनती हुई वहां पर सरकार के लिए नजर आ रही है। चुनाव के दौरान जो 5 गारंटियां की गई थी वो अब मुश्किल बन रही है। बस का सफर अब कहीं ना कहीं कर्नाटक में आगामी 5 तारीख से 5 जनवरी से महंगा होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 5 जनवरी से किराए में 15% की वृद्धि करने की बात कही गई है, यानी कि जो आम जनता है सीधे तौर पर उसकी जेब पर असर पड़ने जा रहा है। जनता की जेब कटेगी, और जो वादा किया गया था उस वादे के मुताबिक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर जो 5 गारंटियां थी वो अब जी का जंजाल सरकार के लिए बनती नजर आ रही है। नए साल पर जहां एक तरफ हम देखें तो लोगों को सपनों का घर मिलने जा रहा है, उनका सपना सच हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जनता को झटका लग रहा है महंगाई का। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो शक्ति योजना है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही जो राज्य परिवहन निगम का जो भत्ता है वो पूरा बैठ चुका है, यानी कि नुकसान, घाटे में जा रहा है इस वक्त सत्ता में जो सरकार है। राज्य परिवहन निगम का जो भत्ता बैठ चुका है, और ऐसे में कर्नाटक में महंगाई का जो ये दौर है वो काफी चरम पर है। रेवड़ी कल्चर ने कहीं ना कहीं सरकार की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले तो तमाम वादे किए जाते हैं कि फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री पानी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में सच्चाई सामने आती है। अगर एक तरफ हम देखें तो बिजली, पानी और दूध की कीमतें भी आसमान पर हैं कर्नाटक में। तो ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर जनता पर पड़ रहा है, जनता की जेब पर पड़ रहा है। शराब की कमाई से कहीं ना कहीं सरकार चलती नजर आ रही है। इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में 1 नवंबर को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। उन्होंने सीधे तौर पर यह आगाह भी किया था जब वादे किए जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि बिना विचार किए वादे किए तो दिवालिया हो जाएंगे। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आगाह करते हुए नजर आए थे कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम वादे किए गए। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे, ये बात कही गई थी। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जब आगाह किया गया था तो उसके बावजूद भी क्यों ये वादे किए गए। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त शिमला से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कुलदीप, और साथ ही बेंगलुरु से शुभा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास में आना चाहेंगे। आप क्योंकि शिमला में रहते हैं और वहां के लोगों से भी आप बात करते होंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान तो कांग्रेस ने तमाम वादे किए थे और खासतौर पर बिजली का वादा किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार जो है घाटे में जा रही है, और अब लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि भाई जो 125 यूनिट आपको फ्री मिल रही है आप उसे भी छोड़ दीजिए।
जी बिल्कुल कृतिका, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश सरकार की जब से ये सत्ता में आई है, 11 दिसंबर 2022 से हम बात करें अगर, तो जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से लगभग इनके सर पर इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है कि सरकार बचने की भी तक उम्मीद नहीं हो पा रही है। जहां तक बात रही वित्तीय संकट की, तो बिजली का एक मामला इसमें काफी छोटा नजर आता है, क्योंकि बाकी सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा संसाधन विहीन इस वक्त जो है नजर आ रही है। लगभग 2 साल का समय हो चुका है, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है सरकार बने हुए, लेकिन अभी भी हमारी जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है अभी तक पटरी पर नहीं लौट आई है। बिजली की अगर बात करें तो वर्ष 2022 में पूर्व सरकार के समय में 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा जो की गई थी, अब जो है कांग्रेस सरकार द्वारा उस पर भी ये कवायद लगाई जा रही है कि जो सक्षम व्यक्ति है वो उस सब्सिडी को छोड़ दे। अगर गौर से देखा जाए तो अपने चुनावी वायदे 300 यूनिट की जो देने की जो बात कही थी, तो शायद वो पंजाब में जो भगवंत मान सरकार है उनसे प्रेरणा पा करके ये जो 300 यूनिट्स फ्री देने का जो जुमला था वो प्रदेश सरकार ने, या कांग्रेस, यूं कहें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला था। और उसके उलट जब वो सत्ता में आई तो जब अधिकारियों से उनको फीडबैक मिला होगा तो ये देखने वाली बात थी कि 2 सालों में जो बिजली विभाग है हिमाचल प्रदेश का, अगर हम बात करें 2021 और 22 की, तो लगभग 1810 करोड़ रुपए के घाटे में ऑलरेडी चल रहा था। यानी कि जैसे ही सत्ता में आती ही सुक्खू सरकार ने यह कहा कि अब हम 300 यूनिट बिजली नहीं दे सकते, हम 125 यूनिट भी मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि इससे प्रदेश को 2 सालों में 1245 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ऐसे हालातों में जब सरकार के पास ज्यादा संसाधन ना हो तो इस तरह की कवायद चलाना लाजमी है। कृतिका, फिलहाल देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जनता खुशहाली की ओर कब बढ़ेगी, इस पर नजर बनाकर रखिएगा कुलदीप। लेकिन इसके साथ ही शुभा हमारे साथ जुड़ रही है बेंगलुरु से। शुभा, अगर बात कर्नाटक की जाए तो जनता की जेब पर इस वक्त कहीं ना कहीं हम ये कहें कि झटका मिलने जा रहा है नए साल के तौर पे। 15% किराए में बढ़ोतरी बसों के। कर्नाटका में हम देख सकते हैं कांग्रेस सरकार रचने के पहले ही इन्होंने 5 गारंटियों का आदेश दिया था, लेकिन 5 गारंटियों से लोग तो खुश थे, लेकिन वही 5 गारंटी से एक गारंटी से लोगों को झटका लग रहे हैं। पहले हम दूध के बढ़ोतरी देख लिए थे और डीजल पेट्रोल के बढ़ोतरी देख दिए थे। अभी हम देख रहे हैं बस टिकट के बारे में। महिला के लिए तो मुफ्त था, लेकिन पुरुषों के लिए अभी इसमें भी बढ़ोतरी लेके आए हैं। इसके चलते हम देख सकते हैं कर्नाटका में 4 निगम, सारिगे निगम है, जिसमें KSRTC, KKRTC, KW, KRTC और BTMC जी, ये सारे के सारे सारिगे इन्होंने पहले ही बताया था अगर लोगों को मुफ्त में दिया तो सरकार के पास उतना धन नहीं है जो लोगों को मुफ्त दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने चुनाव के लिए, चुनाव के बारे में सोचकर इन्होंने मुफ्त तो दे दिया था, लेकिन अब उसको जो वहाँ पे काम कर रहे कंडक्टर, ड्राइवर सहित कर्नाटका के सारिगे में जो काम कर रहे हैं उनको भी पेमेंट देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। और अभी इन्होंने बढ़ोतरी भी ला चुके हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अभी मुफ्त है, पुरुषों के लिए बढ़ोतरी ज्यादा झटका दे सकते हैं। लेकिन कर्नाटका में सिटिंग सीट बस के लिए बढ़ोतरी लाए तो स्लीपर कोच बस के लिए वहां पर नहीं है। कर्नाटका सरकार अभी एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से ज्यादातर लेने का कोशिश कर रहे हैं। इसके सारे देख सकते हैं कर्नाटका के लोगों भी परेशान हो गए। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आने के बाद एक झटका लग रहे हैं लोगों के लिए, और आगे जाके देख सकते हैं हम कर्नाटका में प्रतिभटन भी हो रहे हैं, लोगों ने ज्यादातर इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभा, आपका भी तमाम अपडेट साझा करने के लिए। साथ ही कुलदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो चुनावों के दौरान जो वादे किए जाते थे उन वादों को लेकर ही अब कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन वादों की पूर्ति नहीं हो पा रही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। आर्थिक हालातों को जानने के बाद ही चुनावी वादे किए जाने चाहिए सरकारों की तरफ से। खबरों का सिलसिला न्यूज पंच पर लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ऐसा ही माहौल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है।
कभी जिस तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था, आज वही उसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। एक और तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्टों पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़े बड़े बयान भी दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिससे दोनों देशों के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया और कहा कि तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने सभी सुरक्षा स्टेक होल्डर्स और राजनीतिक ताकतों के साथ आगे आने की भी अपील उनसे की। दरअसल बीती 24 दिसंबर यानी कि पिछले साल जो 24 दिसंबर थी, उस दिन पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में कई स्थानों को अपना निशाना बनाया था और ये हवाई हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों को खत्म करने के लिए की गई थी, जो पाकिस्तान में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद तालिबान ने इसका बदला लिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। करेंगे दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि तालिबान को लेकर और क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। इस्लामाबाद में SIFC बैठक में तल्ख तेवर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीएम के नजर आया और उन्होंने कहा है कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। एक वक्त वो था जब तालिबान को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं एकदम उल्टे कदम नजर आते हैं। बढ़ते सुरक्षा संकट से निपटने की आवश्यकता पर भी जोर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि खतरे से निकलने के लिए एक मंच पर साथ आना होगा। सभी स्टेक होल्डर्स और राजनीतिक दलों को एक साथ आने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए टीटीपी कैसे बड़ा खतरा बन गया है। ग्राफिक्स के जरिए वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दरअसल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था और उस वक्त पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था और तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती के रूप में अब टीटीपी उभरता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर टीटीपी कैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। टीटीपी सत्ता में आने के बाद में मजबूत हुआ, संगठित हुआ और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है। उसके तालिबान के आते ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कहीं ना कहीं तेज कर दिए गए टीटीपी की तरफ से और इन हमलों के तेज होने के बाद ही अगर हम देखें तो 1200 से ज्यादा हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं और इसीलिए टीटीपी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। दरअसल टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान की सरकार को गिराना। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ इस वक्त प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को गिराना चाहता है टीटीपी और पाकिस्तान को शरिया कानून की कट्टर सोच पर इस्लामी अमीरात बनाना चाहता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीटीपी जो है इन दिनों पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में दोनों के बीच में जंग या यूं कहे कि युद्ध के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर भी अपडेट एक बार आपको दिखा देते हैं, जहां तालिबान के डर से पाकिस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं खौफ में नजर आ रहा है। तालिबान के जोरदार वार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान पर, उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीर काफी बदलती है। तालिबान का पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमला किया गया, जो चौकियां हैं पाकिस्तान की उन पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना का जो गुरूर था वो तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान क्या है वो हमने आपको बता ही चुके हैं और ऐसे में तालिबान का पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल जंग जैसे हालात दोनों के बीच में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए अनिल थॉमस, सीधा उनका रुख करते हैं। अनिल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो एक समय वो था जब तालिबान जब अफगानिस्तान में आया तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला भी पाकिस्तान ही था, लेकिन अब वही टीटीपी कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से तालिबान धीरे धीरे पाकिस्तान पर आंख दिखा रहा है या फिर हर बार कोई ना कोई चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, साफ संकेत है कि पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी स्थिति है कि करे तो करे क्या। मेरे हिसाब से जो ISI चीफ थे असीम मलिक, उन्होंने एक दौरा किया है तजिकिस्तान का और तजिकिस्तान एक ऐसा फ्रंट होता है, एक ऐसा देश होता है जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान का और जब भी
कोई एंटी तालिबान या फिर तालिबान के खिलाफ कभी भी कोई मोर्चा खुलता है तो तजिकिस्तान से ही खुलता है। और हमने देखा है जब कभी भी वहाँ बदलाव हुआ है, जब कभी भी तालिबान ने कंट्रोल गेन किया है अफगानिस्तान में, तो जो एंटी फोर्सेस थे वो सारे तजिकिस्तान से ही सपोर्ट या फिर उनको वहीं शरण लेनी पड़ती है। तो ऐसे में पाकिस्तान का ISI चीफ का वहाँ जाना एक साफ संकेत है कि पाकिस्तान इसे वन फ्रंट पे अटैक नहीं करना चाह रहा है, इसे मल्टीपल फ्रंट से इसे कोशिश कर रहा है किसी तरह से तालिबान या फिर तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो TTP पार्टी है वहाँ उसको किसी तरह से दबाव में डाल सके और उसे कंट्रोल पे कर सके। मैं कहूँगा ये कोशिश ज़्यादा रहेगी पाकिस्तान की, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर तालिबान पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तालिबान के पास अपनी सेना नहीं है जिस तरह की एक फुल फ्लेज सेना होती है, तो ऐसे में इंटरनेशनल कंडेमनेशन आएगा उनके सामने, तो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मल्टीपल विंडोज खोला है उन्होंने, जिस तरह तजिकिस्तान में ISI चीफ चले गए हैं, जरूर एक इंडिकेशन है कि दबाव बनेगा। अब एंटी फोर्सेस जो वहां से ऑपरेट करेंगे, NRF करके ऑपरेशन है, नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स, जो तालिबान एंटी तालिबान फोर्सेस है जो तजिकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनको समर्थन देंगे और उनको सपोर्ट देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा चुनौती दे सके और तालिबान को अंडर चेक रखे सके। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण इन दिनों बने हुए हैं और एक दूसरे पर हमले भी लगातार किए जा रहे हैं, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आगे क्या कुछ होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।